और हम भी चाहते हैं कि एक ऐसा देश बने जिसमें कोई चीफ जस्टिस एक बार कोई हमारा आदमी भी हो। 90% आबादी के बीच का कोई देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान चला रहा हो तो हमारा आदमी भी हो। ओबीसी समाज के लोगों को लगता है कि धर्म खतरे में, नहीं भाई, आपका अपना हिस्सा और हक खतरे में है, क्योंकि जाति जनगणना हो ही नहीं रही है। और जाति जनगणना नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा एम्स में कितने लोग हमारे पहुंच पाए, और अगर नहीं पहुंच पाए तो पहुंचेंगे कैसे। कि बाबा साहब पर सब बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं। कोई 10% बाबा साहब मेरे हैं, ये वाला टुकड़ा इतना ही हम उन्हें याद करेंगे। दूसरा कोई याद कर रहा है तो कह रहा है कि नहीं ये वाले बाबा साहब मेरे हैं। तीसरा कोई याद कर रहा है तो कह रहा है कि एक बड़ी सी मूर्ति मैंने भी बनवा दी तो अब बाबा साहब मेरे हो गए। वो लोग भी याद कर रहे हैं जिन्होंने 1949 में दिसंबर के महीने में इसी दिल्ली में बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी, केवल इसलिए कि वो हिंदू कोड बिल लागू करना चाह रहे थे। और आज आप कह रहे हैं कि हमने 5 तीर्थों का कल्याण कर दिया। एहसान किया आपने, 5 तीर्थों का कल्याण हुआ, लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण दिया उसको खत्म कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता। मेरिट उस डॉक्टर में भी थी जिसका अपमान इसी इंस्टीट्यूशन में किया गया होगा कि ये डॉक्टर आरक्षण से आया है तो पेट में कैंची छोड़ देगा, और ये जो 10% आरक्षण से आए हैं इनके लिए कोई चुटकुला बना हो तो बता दीजिए। तो मूर्ति पर माला पहनाने से डॉक्टर अंबेडकर आपके नहीं होंगे, वो अपने विचारों से होंगे, क्योंकि वो लिख करके गए कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। कुछ लोग डॉक्टर को पूजनीय अंबेडकर बनाना चाहते हैं, हम बाबा साहब को पठनीय अंबेडकर बनाना चाहते हैं ताकि उनकी किताबें गांव-गांव तक लोगों को जाए। और पढ़े लिखे लोगों हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। ये जो हमारे ही समय दलित, पिछड़े, आदिवासी ठीक बाहर सड़क पर रिक्शा चला रहा होगा ना, ठेला लगाया होगा ना, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा, किसी खेत में काम कर रहा होगा ना, उसे नहीं पता कि अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस सभागार में एसी चल रही है, लेकिन जिस वक्त हम बाबा साहब को याद करने जा रहे हैं, ये समय कैसा है। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज के एक प्रिंसिपल एसी का विकल्प बनाने के लिए गोबर लीप रही हो। ऐसे वक्त में हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की, स्वप्न देखा, किताबें लिखी जो तर्क से, विवेक से और वैज्ञानिक चेतना से चलेगा। कि बगावत इतना आसान होता तो सब बागी नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने ये फैसला लिया कि मैं बागी रहूंगा हमेशा उन महफिलों की जहां तरक्की और शोहरत तलवे चाट कर मिलती हो। और अभी कबीर पर बात करना इस देश में बैन नहीं किया गया है, इसलिए हम कबीर को याद कर रहे हैं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाई। इस देश में बहुत आस्थावान लोग थे, लेकिन दूसरे के धर्म से लड़ने नहीं जाते थे। एक अच्छे हिंदू अपने मंदिर में जाते थे, उस मंदिर में जिसमें बाकी लोगों को जाति देखकर घुसने नहीं दिया जाता था। और मेरे लिए बुद्ध कोई धर्म के व्यक्ति नहीं है, पूजने के व्यक्ति नहीं है। मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है, और जब भी कोई समता और न्याय की लड़ाई लड़ेगा, बुद्ध का विचार उस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। इसलिए विचारक बुद्ध को मैं याद करता हूं कि बाबा साहब आपके धर्म की लड़ाई के खिलाफ कैसे थे। एक किताब को पढ़िएगा, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये बाबा साहब की लिखी हुई किताब। तो थोड़े से अंबेडकर हमारे हो जाएंगे मूर्ति पर माला पहनाने के लिए, ये बहुत दिन तक, ये तब तक चल जाएगा जब तक अंबेडकर के मानने वाले ये होने दे रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर को, राइटर, सोशल, थिंकर, पॉलिटिकल एनालिसिस एंड एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर। उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जिनका हमारे मंच में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। शुक्रिया। आपके दिमाग में किताबें होंगी। समय ऐसा है कि अगर आपको बिना कोट किए कुछ भी बोलना है तो कुर्सी बड़ी होनी चाहिए, और अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो कुछ भी बोलने के पहले किताब जरूर कोट करिए, वरना यहाँ से निकलने के बाद क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एम्स के इस प्रतिष्ठित सभागार में जब एम्स बना होगा उस समय शायद ये बात
पता नहीं रही होगी, इसको सोचा नहीं गया होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे सभागार में ऐसे शख्स को याद करने के लिए लोग जुटेंगे जिनके बारे में बात करना भी इस देश में उचित नहीं समझा गया था। इस बात के लिए SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन एम्स का शुक्रिया अदा करता हूं। इस सभागार में AC चल रही है, लेकिन जिस वक्त हम बाबा साहब को याद करने जा रहे हैं, ये समय कैसा है। इसी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज के एक प्रिंसिपल AC का विकल्प बनाने के लिए गोबर लीप रही हो। ऐसे वक्त में हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की, स्वप्न देखा, किताबें लिखी जो तर्क से, विवेक से और वैज्ञानिक चेतना से चलेगा। ऐसे में एम्स में खड़े होकर बात करना, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले भारत को याद करना है जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था। और इस बात के लिए मैं कर्मचारी एसोसिएशन का आभारी हूं। सम्मानित मंच और सभागार में बैठे हुए आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। आजकल एक फैशन है, और जब मैं फैशन कह रहा हूं तो आपको किसी का बयान याद आ रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एक फैशन और है कि बाबा साहब पर सब बात कर रहे हैं। ये प्रोफेसर लोडियाल साहब ने अभी बताया, लेकिन कैसे कर रहे हैं। कोई 10% बाबा साहब मेरे हैं, ये वाला टुकड़ा इतना ही हम उन्हें याद करेंगे। दूसरा कोई याद कर रहा है तो कह रहा है कि नहीं, ये वाले बाबा साहब मेरे हैं। तीसरा कोई याद कर रहा है तो कह रहा है कि एक बड़ी सी मूर्ति मैंने भी बनवा दी तो अब बाबा साहब मेरे हो गए। कोई चौथा ऐसा भी है जो जोर से जय भीम बोल रहा है और उसी दिन बधाई दे रहा है, वो कह रहा है कि अब बाबा साहब मेरे हैं। मैं पहला वाक्य ये कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो टुकड़ों में किसी के हो ही नहीं सकते। वो होंगे तो पूरे के पूरे होंगे, उनको टुकड़ों में बांट करके अपनाया ही नहीं जा सकता। तो ये जो फैशन चल रहा है कि छोटा सा एक हिस्सा हम बाबा साहब का ले लें, जयंती मना लें, फोटो पर माला डाल दें, मूर्ति पर भी माला डाल दें और उनके विचारों पर ताला लगा दें, ताकि कोई जान न पाए कि बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब एक केवल संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। कोशिश की गई आजादी के बाद कि बाबा साहब को खत्म कर दिया जाए, उन पर किताब नहीं छपी, उनको सिलेबस में नहीं डाला गया, उनके बारे में चर्चा नहीं हुई। गोया बाबा साहब का इस देश के बनाने में, आइडिया ऑफ इंडिया के बनाने में कोई योगदान ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब का कंप्लीट राइटिंग 1980 में प्रकाशित हुआ। उसके पहले कुछ कुछ किताबें प्रकाशित थीं जो टुकड़ों में पढ़ी जा रही थी। और बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। 14 अप्रैल को छुट्टी होगी ताकि जैसे लोग त्योहार मनाते हैं वैसे बाबा साहब के चाहने वाले लोग बाबा साहब की जन्म जयंती को मना सकें। यह 1990 में घोषित हुई, जब अम्बेडकरवादियों और समाजवादियों की एक साझा सरकार चल रही थी। लेकिन 40 साल लग गया इस देश को यह समझने में कि बाबा साहब भारत रत्न है। वो नादान लोग थे जिनको यह भ्रम था कि सिलेबस से हटा दें बाबा साहब को, बहसों से गायब कर दें,
कोई सम्मान पुरस्कार न दें तो दुनिया धीरे धीरे भूल जाएगी। हम लोग खेती किसानी से निकले लोग जानते हैं कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको अगर आप बंजर धरती पर भी फेंक देंगे तो एक दिन लहलाते हुए फसल बन करके तैयार हो जाएंगे। और इसलिए आज बाबा साहब की बात वो भी कर रहे हैं और हमसे जोर से कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये बात मुझे कहनी थी, इसलिए किताब लेकर के आना पड़ा है। जोखिम है कहने का, लेकिन आपने ये जोखिम उठाया है, जानबूझकर हमें बुलाया है, तो थोड़ा हम आपकी उम्मीदों पर क्यों पानी फेरा जाए। क्योंकि 3 साल से इस सभागार में जो बहुजन समाज के लोग थे वो चाहते थे कि इस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हूं। और लोकेश जी, एक वाकया ऐसा है कि हॉस्पिटल लोग कब आते हैं, हमारे इलाके में आज भी कोई नहीं मानता है कि गोबर खाने से बीमारी ठीक होती है। बीमारी ठीक करना है तो हॉस्पिटल जाना होगा, और एम्स के लोग ये मानते होंगे। हमारे भी यहाँ कोई बीमार हुआ, प्रोफेसर हरलोकेश जी बैठे हुए हैं, पुराना एक संबंध था, उनके जरिए हमने कहा कि भाई इलाज कराना है। और हम कहीं जा रहे थे इसी कैंपस के भीतर, और अचानक लोकेश जी सामने मिल गए। इन्होंने हमें पहचान लिया, हमें लगता है 2 साल पहले की बात होगी। और फिर थोड़ी मदद भी की, बातचीत होती रही। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की, नहीं आ पाए। अब यह है कि मन से बाबा साहब के चाहने वाले लोग जो चाह लें वो हो जाता है। तो मैं इनको बधाई देता हूं कि आज उनकी मेहनत कामयाब हो गई और हम यहां आपके बीच में आए। तो अब जब यहां हम बैठे हैं तो बहुत थोड़ी सी बात बाबा साहब को याद करते हुए होनी चाहिए। क्या शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। पहले मैं भी सोच रहा था कि जैसा वक्त है, जैसा माहौल है, ऐसे माहौल में जो लोग बड़ी हिम्मत करके इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, आप लोग भी हिम्मत करके इसमें शामिल हुए। पता नहीं आपके यहाँ क्या माहौल है। अभी लोबियाल साहब जब बोल रहे थे आप जेएनयू में हैं, मैं डीयू में हुआ करता था जब तक उनकी दीवारों को गोबर पोत करके ठंडा नहीं किया जा रहा था, तब मैं डीयू में था। अब तो डीयू बदल गया, अब तो डीयू में क्या क्या हो रहा है ये डीयू वाले जानते होंगे। उस जमाने में शिक्षा की बात करते हुए, चेतना की बात करते हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हुए हम अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर थे कौन। उस सफर को इस कार्यक्रम ने बताया आपके सामने। पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को आप गौर से देखिए कितनी मेहनत की होगी। एक तरफ संचालन कर रहे लोगों ने कहा कि बाबा साहब ने 3 गुरु बनाए। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु संत कबीर और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले। तो एक व्यक्ति ने, एक साथी ने आकर के संत कबीर के दोहे पढ़े, उन्हें याद किया। तथागत बुद्ध को याद करने के लिए कितना शानदार एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। और महात्मा फूले वाला दृश्य आपके सामने है। मैं सिलसिलेवार एक कड़ी जोड़ रहा हूं 2025 के भारत की। बाबा साहब कैसा भारत बनाना चाहते थे और 2025 में कैसा भारत आपका स्वागत कर रहा है। तथागत बुद्ध की बात हो रही है। पहले गुरु तो तथागत बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? इस बात का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था कि अब तुम्हें अगर मोक्ष चाहिए तो मैं बताऊंगा, जो अंतिम सच है वो मैं जान गया हूं, मैं जो कह दूं वही धर्म है, वही किताब है, वही तुम्हारा आचरण होना चाहिए। ये सोच तथागत बुद्ध की नहीं थी। तथागत बुद्ध की सोच क्या थी? उनके शिष्य ने पूछा कि आपका सबसे महत्वपूर्ण वाक्य क्या होना चाहिए, आप आने वाले लोगों को क्या पैगाम देकर जाएंगे? तो प्रज्ञा की बात करने वाले बुद्ध, शील, करुणा और चेतना की बात करने वाले बुद्ध ने कहा, किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना,
कोई व्यक्ति कह रहा हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो भी सच मत मान लेना। जो तुम्हें सच लगे उसे सच मानना। अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। जो आपकी आंख खोल करके जाए वो सच्चा गुरु है। गु अंधियारा जानिए, रू कहिए प्रकाश। वो गुरु की पहचान करने वाले संत कबीर ने इस देश को समझाया। तो पहले गुरु तथागत बुद्ध ने समझाया कि प्रज्ञा की बात करना, बुद्धि की बात करना, तर्क की बात करना। आज सच सच बताइए, बहुत लोग कहने आएंगे कि ये खतरे में है इस देश में, वो खतरे में है। मैं आपसे पहला वाक्य कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर वाकई कोई खतरे में है तो इंसान की बुद्धि खतरे में है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट की जा रही है ताकि आप अंधभक्त बन करके वो फॉलो करें जो ऊपर की कुर्सी से बोला जा रहा हो। सबसे खतरे में बुद्धि है। और बुद्धि नहीं रहेगी तो जो ऊपर से आदेश आएगा वो आप मानेंगे। बुद्धि रहेगी तो सोचेंगे, और सोचने वाला व्यक्ति किसी भी वक्त के उन लोगों के लिए खिलाफ होता है, चुनौती होता है जो अपने रंग में सबको रंगना चाहते हैं। तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने प्रज्ञा की बात की, बुद्ध ने शील और करुणा की बात की। करुणा, केवल मनुष्य पर दया ना करो, जीवों पर भी दया करो। और दुनिया में जाने के बाद लोग बुद्ध को याद करते हैं। कितनी खुशी होती है कि हम उस देश से नहीं आए जिसने दुनिया को बुद्ध युद्ध दिया हो, हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया हो। यानी दुनिया में जब अपना नाम रोशन करना होता है तो बुद्ध याद आते हैं, और जब बुद्ध की जमीन पर लौटो तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध कौन छिड़े हुए हैं मैं नहीं जाऊंगा उधर। अब समझदार को इशारा, काफी पढ़े लिखे लोग हैं, आयोजकों को ज्यादा मुश्किल में डालना ठीक नहीं, लेकिन बाबा साहब की बात हो तो बहुत बनावटी बात करना भी ठीक नहीं। ईमानदारी से सच कहना जरूरी है। और एक ज़माने में इस देश की विरासत है कि भक्ति काल संत आंदोलन की बात आई। मैं कबीर पर आ रहा हूँ, और कबीर पर आने के पहले मैं कोट कर देता हूँ कि एक धर्म के मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बोध गया में अपने मंदिर के ट्रस्ट में, अपने विहार के ट्रस्ट में इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि ये तो विहार बौद्धों का है, इसमें तुम बाहरी लोग क्यों घुसे पड़े हो, और आज तक उसको नहीं मिल रहा है। और वहां बौद्ध लोग पहले से समझ गए थे कि गड़बड़ क्या होने वाली है। अब दूसरे धर्मों का नंबर अब आया है। अब जब हम यहां बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बात हो रही है कि बाबा साहब के संविधान में हर धर्म को अपना धर्म मानने की आजादी है, लेकिन दूसरे के दूसरे में झगड़ा कराना ठीक नहीं। अब इशारे के बाद मैं कबीर पर आता हूं। कबीर का दोहा पढ़ा गया। कबीर ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, और मैं जब ये पढ़ रहा हूं तो मैं उस आइडिया ऑफ इंडिया का एक नक्शा बना रहा हूं जो पिछले 2-3 हजार सालों में बनाया गया था। किसी बुद्ध ने पहली ईंट रखी थी, किसी मक्खलपुत्र गोशाल ने पहली ईंट रखी थी कि भारत एक ऐसा भारत बनाएगा जिसमें मानवता होगी, समता होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी। इसलिए बुद्ध को याद करना, अपनी नींव को याद करना, अपनी बुनियाद को याद करना है। और मेरे लिए बुद्ध कोई धर्म के व्यक्ति नहीं है, पूजने के व्यक्ति नहीं है। मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है, और जब भी कोई समता और न्याय की लड़ाई लड़ेगा, बुद्ध का विचार उस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। इसलिए विचारक बुद्ध को मैं याद करता हूं, और इसलिए मैं उस मशाल को, रिले मशाल होती है ना, रिले मशाल को जलाता कोई और है, रोशनी कोई और भरता है, फिर वो अगले को पकड़ा देता है, फिर अगला व्यक्ति उसे सहेज करके, उस मशाल को आंधी तूफान से बचा करके अपने अगले को पकड़ाता है। इस तरह से ये देश बना। बुद्ध ने वो मशाल किसी कबीर, किसी रैदास, किसी बल्टू दादू भीखा, किसी बुल्ले शाह, बाबा फरीद को पकड़ाई। इस देश ने संत आंदोलन देखा, और संतों ने इस देश को फिर से वही पाठ पढ़ाया। संत कबीर एक समय में लिख रहे थे कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी और तू देता उलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। यूं ही नहीं बाबा साहब ने कबीर को अपना गुरु माना था, लेकिन उसी कबीर ने लिख दिया था
और बड़ा क्रांतिकारी, मैं अभी लोकेश जी बैठे थे तो जो सज्जन कबीर का दोहा पढ़ने आए उन्होंने पहला ही दोहा कौन सा पढ़ा याद है आपको? मल मल धोए शरीर को। और मैं जोर से बोल रहा हूं क्योंकि अभी जल्दी लोग पहुंच जाएंगे कहां की बात कर रहा हूं। मल मल धोए शरीर को और धोए न मन का मैल और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। तभी मैंने इनसे कह दिया था कि भाई आपके कार्यक्रम के आयोजक लोग तो पूरा वैचारिक तेवर से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम भी वैचारिक तेवर को थोड़ा आगे बढ़ा दें। कबीर की हिम्मत थी कि बैल को बैल कहने में कोई गलती नहीं है। न तब यूएपीए लगता था, न तब जेल में जाने का खतरा था, न तो बुलडोजर चलता था। आज कबीर होते तो कहां होते? ये वाक्य लिखने के बाद, ये वाक्य लिखने मैं इसीलिए को किताब लेके आ रहा था। आपको लग रहा था कि भूल गया हूं, मैं तो कोट करके इसमें से बताऊंगा कि ये मेरा वाक्य नहीं है। और अभी कबीर पर बात करना इस देश में बैन नहीं किया गया है, इसलिए हम कबीर को याद कर रहे हैं। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, और मनवा तो 34 फिरे यह तो सुमिरन नाई। मुर्दा क्या लिखा, कैसे क्या क्रांतिकारी विचार है कबीर के। मेरी सारी बात कबीर के बहाने हो जाएगी, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। जो तू बाभन बाभनी जाया आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी जाया भीतर खतना क्यों न कराया। संत कबीर, नॉट लक्ष्मण यादव। इसलिए भाई मेरी आपत्ति नहीं है ये। और कबीर सिलेबस में पढ़ाया जाता है। मैं हिंदी का प्रोफेसर था 14 साल, जब तक मुझे निकाला नहीं गया। तो मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में कबीर पढ़ाए जाते हैं। जो तू बाभन बाभनी जाया, अब ये तो हमारा वाक्य नहीं है ना। अब ये वाक्य कहकर कबीर कैसा समाज बनाना चाहते थे कि जिंदा नाग जब घर में निकला माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी दौड़ाया। ये मेरा वाक्य नहीं है, कबीरदास ने लिखा है। ये तो उन्होंने लिखा है ना भाई। अगर गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है तो मछली ना तरी जिसका गंगा में ही घर है। अब रहने देते हैं, ज्यादा क्यों जोखिम उठाया जाए। तो इसलिए संत कबीर, बिना संत कबीर को याद किया बाबा साहब पर पूरी बात नहीं कर सकते। एक ऐसा पढ़ा लिखा शख्स, सोचो वो मशाल जो जलती हुई मशाल रिले की तरह किसी कबीर के हाथ में पहुंची तो कबीर ने उसमें रोशनी भरी, उसको ताकत दिया कि ये मशाल मानवता की मशाल है, इंसान को बताएगी कि पाखंड धर्म नहीं होता। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी होए तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, और कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। इस देश में बहुत आस्थावान लोग थे, लेकिन दूसरे के धर्म से लड़ने नहीं जाते थे। एक अच्छे हिंदू अपने मंदिर में जाते थे, उस मंदिर में जिसमें बाकी लोगों को जाति देखकर घुसने नहीं दिया जाता था। अब पूर्व के वक्ता चले गए, नहीं तो मैं पूछता कि मान्यवर महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जब गए उड़ीसा के एक मंदिर में, और गूगल करके पढ़िएगा, अभी मैं बता रहा हूं विद कोटेशन बोल रहा हूं। मैं देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर नहीं बैठा हूं कि कुछ भी बोल दूं तब भी कोई बात नहीं होगी, मैं कोट करके बोल रहा हूं। और वहां जब राष्ट्रपति लौटे तो वहां डीएम को बुलाकर तलब किया कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हुआ मंदिर में, और राष्ट्रपति भवन से ज्ञापन दिया गया कि भगवान के दरबार में तुम जाति देखते हो। इसी दिल्ली में एक मंदिर वर्तमान की महामहिम गर्भगृह तक जाने नहीं दिया गया। बाद में उनकी सफाई आई कि जिसको आमंत्रित किया जाता था वही वहां जाता था, लेकिन क्यों नहीं जाया। तीसरा एग्जाम्पल, इस देश में वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम, और जब बनारस गए एक मूर्ति का उद्घाटन किया, जैसे ही फ्लाइट पकड़ के लौट रहे थे वहां गंगा जल डाल करके मूर्ति को धोया गया कि एक दलित आ गया तो अपवित्र हो गया। यह बहुत पुरानी बात नहीं है।
बहुत पुराना बात नहीं कर रहा हूं, जब बाबा साहब महाड़ आंदोलन करके तालाब का पानी पीने जा रहे हैं और जब लौट रहे हैं तो उनके ऊपर हमला हो रहा है, उस समय की बात नहीं कर रहा हूं। ये उस समय की बात कर रहा हूं जब भारत आजाद हो गया था। आजाद भारत के किस्से सुना रहा हूं। मंडल आंदोलन लागू हुआ और ओबीसी समाज के भी लोग होंगे, उनको भी मैं ये बात बताना चाहता हूं। कुछ लोगों को ये लगता है कि जाति उनके ऊपर तो कोई अछूत बना ही नहीं। और मंडल आंदोलन के समय एम्स में खड़े हैं तो हमें याद भी आता है, मंडल आंदोलन का सबसे ज्यादा विरोध जिन संस्थाओं में हुआ उसकी अगुवाई एम्स कर रहा था। आज बाबा साहब के संविधान और मंडल कमीशन ने इस कैंपस को भी डेमोक्रेटाइज किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब इस देश के सबसे बड़े चिकित्सा विज्ञान संस्थान में, आयुर्विज्ञान संस्थान में कोई डिपार्टमेंट शायद ही ऐसा हो जिसमें कोई SC ST OBC न हो। ऐसा नहीं है ना। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाना, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाना किससे बना? भारत के संविधान से और मंडल कमीशन। वरना अभी भी आपके कैंपस में अभी डायरेक्टर साहब हैं नहीं, इसलिए बहुत बात कह देता हूं। पता लगाइएगा कितने लोगों का प्रमोशन इस बात के लिए रुका है कि अगर इसको प्रमोट कर देंगे तो ये जल्दी वहां पे HOD बन जाएगा और बाकी का नंबर नहीं आएगा। हमें पता है, क्योंकि हमें भी लोग फोन करके बताते हैं कि एम्स का एक मामला है, आप भी उठा दीजिए। हमने कहा कुछ आप भी उठाइए, सब उठा के हम लोग कहां ले जाएंगे? अपने हिस्से की लड़ाई तो आप भी लड़िए ना, लेकिन आप लोग लड़ रहे हैं। देश के कितने इंस्टीट्यूशन में क्या क्या बना है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब संत कबीर लिख रहे थे तो वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें मानवता हो, प्रेम हो, मेरिट के नाम पर जाति देख करके अपमान न किया जा रहा हो। इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं। संत गुरु रविदास ने उस मशाल को आगे बढ़ाया। जस केतन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। मानुषता को खात है एक जाति का रोग। यानी जातिवाद खत्म करो, एक बराबरी का समाज बनाओ। बना क्या 2025 का भारत बराबरी का? ये बात तो हम आप जानते हैं। संत गुरु रविदास ने उस मशाल को और आगे बढ़ाई होगी। किसी गुरु घासीदास ने लिखा मनखे मनखे एक समाना, तो किसी नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला ने उस मशाल को आगे बढ़ाया, समानता और न्याय की मशाल, मानवता की मशाल। हमारे हजारों साल के इतिहास में किसी भी महापुरुष के हाथ में कोई तलवार और त्रिशूल नहीं देखेंगे आप, और सबके हाथ में कलम और किताब को तर्क और विज्ञान की बात करने की बात कहेंगे, जो मानवता को प्रेम से जीतने की बात करते थे। हिंसा में भरोसा हमारे किसी महापुरुष का नहीं था, किसी का नहीं था। वरना हिंसा करनी होती तो बात अलग होती, तस्वीर ऐसी भारत की नहीं बन पाती। हमने प्रेम से इस देश को बराबरी का देश बनाने की कोशिश हमारे पुरखों ने की। इसलिए कोई नारायण गुरु पैदा होकर के लिख रहा था दक्षिण भारत के केरल में कि कास्ट सिस्टम खत्म करो, इंसान और इंसान को बांटता है ये। कोई बसवन्ना, कोई चोखा मेला वहां लिख रहा था, और वो मशाल फिर अगली बार किसी ज्योतिबा फूले के हाथ में आई, बाबा साहब के तीसरे गुरु। और मैं एम्स के लोगों, सबसे विद्वान और समझदार लोग यहां पर बैठे हैं, इस फिल्म के एक दृश्य दिखाया गया, वो कागज का टुकड़ा अभी भी यहां पड़ा हुआ है, जिसे पत्थर के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करके सावित्रीबाई फूले के ऊपर आयोजकों ने इस चीज का चित्रण करने के लिए दिखाया। किस बात के लिए पत्थर खाया था सावित्रीबाई फूले ने? शिक्षा देने के लिए। और कब खाया था? लाख साल पहले नहीं, 10,000 साल पहले नहीं, 2,000 साल पहले नहीं, 500 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं। जब मैं 500 और 300 साल कह रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वहां पहुंच रहे होंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 500 साल पुराना बदला लेना है, आजकल 300 साल पुराना बदला लेना है। 1848, 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला था। किसके लिए स्कूल खोला ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने? अछूत बच्चों को शिक्षा देने के लिए और लड़कियों को शिक्षा देने के लिए। इसका मतलब ये दोनों को शिक्षा देने से वंचित रखा गया था। 1848 की बात हो रही है। इसी देश के पुणे के भिड़ेवाला में पहला स्कूल खुला, और मैं वहां गया हूं। खंडहर बना है। इस देश में जितने लोग पढ़ते चले गए वो तो लोग अपनी जड़ों को भूलते चले गए, तभी तो हमारी ये हाल है। आबादी कहते हैं 90%, एम्स में 90% है क्या? दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU, जामिया, इसमें 90% है क्या SC ST OBC? इस देश में सुप्रीम कोर्ट में 90% है क्या? ये मेरा सवाल है, ये मेरा आर्गूमेंट है।
और अगर वो 90% केवल आबादी में गरीब बनकर के वहां पर बैठे हुए हैं गांव में, तो ये सबका भारत कैसे बन पाया? बाबा साहब सबका भारत बनाना चाहते थे। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में भारत चलता रहे और बाकी लोग गरीब बने रहे। इसलिए बाबा साहब को याद करना ईमानदारी का तकाजा कहता है। बनावटी बातों से बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। और इसलिए ज्योतिबा फूले का यह सवाल पूछना होगा। घर से निकाल दिया स्कूल खोलने के लिए, और मैं जब कोट कर रहा हूं तब वो किताब ले आया हूं, महात्मा फूले युग पुरुष। और युग पुरुष ने इस देश को शिक्षा की क्रांति जला करके रोशन देने का काम किया था। और किसने पब्लिश किया है? महात्मा फूले चरित्र साधने प्रकाशन समिति, महाराष्ट्र सरकार। यानी मैंने अपने बचने का पूरा इंतजाम साथ में रखा है। मैं क्यों जोखिम लूं? नौकरी तो वैसे ही चली गई है। जो छीन सकते थे वो छीन चुके हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं ये सारी चीजें सोचकर कि बगावत इतना आसान होता तो सब बागी नहीं होते। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने ये फैसला लिया कि मैं बागी रहूंगा हमेशा उन महफिलों की जहां तरक्की और शोहरत तलवे चाटकर मिलती हो। क्योंकि मेरे किसी पुरखे ने न तो समझौता किया। महात्मा फूले कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे और बारात में गए। पहला दृश्य इस आयोजन समिति का, जब दो लोग संवाद कर रहे थे तो उसमें ज्योतिबा फूले बता रहे हैं कि मैं बारात में अपने दोस्त के गया था। इस किताब में पूरा कोट करिएगा। वो उनका दोस्त ब्राह्मण समुदाय का था, और जब वो तो अपने मित्र के यहां गए, बारात में आधी दूर बारात चली, तब डीजे भी नहीं बजा था कि डीजे बजे अगर बारात के दलित पे तो उसके ऊपर हमला कर दो। ये आज भी हो रहा है इस देश में, और कई बार इसमें हमला करने वाले सब लोग होते हैं। अभी मथुरा में एक केस आया, उसमें तो यादव जी लोगों को भी समझ नहीं आया कि उस किसके ऊपर हमला कर रहे हैं। इसलिए जब हमें मनुष्यता की लड़ाई लड़नी है तो वो किसी जाति में नहीं है। जातिवाद से खिलाफ की लड़ाई हर जाति में, अगर जहां जातिवाद है हमें उसको खत्म करना है और उसे मनुष्य बनाना है। ये हमारी लड़ाई है। और इसलिए महात्मा फूले लिखते हैं कि मैंने जब अपने पिता से कहा कि ये मेरी बारात मेरे दोस्त की थी और मुझे भगा दिया वहां से कि तुम अछूत हो, और जबकि वो ओबीसी में आते थे, माली समुदाय के थे, ओबीसी को भी अछूत बना दिया। पिता ने कहा गनीमत है कि पीटा नहीं, तुम गलत काम कर रहे थे, धर्म विरोधी काम कर रहे थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने नाटक में दिखाया क्यों पत्थर मारा, क्योंकि वो धर्म के विरोध में था। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, और वो हिस्टोरिकल फैक्ट जिसको ज्योतिबा फूले ने उसके बाद किताब में लिख करके 1873 तक इस देश को समझाया कि कोई मुख से पैदा नहीं हो सकता। अगर कोई मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा था। किताब का नाम स्लेवरी, और इसको भी महाराष्ट्र सरकार ने छापा है, इसलिए कोटेशन कर इसको रेफरेंस के लिए ले आया हूं। मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा, ये महात्मा फूले ने पूछा है। और अभी फूले पर भी बैन नहीं लगा है। 4 दिन पहले ट्विटर पर जाइए, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बढ़िया वीडियो डाल करके महात्मा फूले जयंती की बधाई पूरे देश को दी है। तो जब बधाई दे रहे हैं वो लोग, तो हमारा फर्ज है कि उनकी किताबों पर हम देश को बताएं कि महात्मा फूले कैसा भारत बनाना चाहते थे। महात्मा फूले पाखंडी भारत नहीं बनाना चाहते थे। और इसलिए युग पुरुष किताब में ये महात्मा फूले ने लिखा कि 1848 में पहला स्कूल खोला और 1852 में जाकर के 18 स्कूल खोले, केवल दलित बच्चों, अछूत बच्चों और पिछड़ी जाति के। मुक्ता साल्वे एक ओबीसी परिवार की महिला थी, दलित परिवार से लोग पढ़ने आए और उनको भी नायक नहीं बनाया। उनके ऊपर कचरा फेंकते थे, मैला फेंकते थे, 2 साड़ी लेकर जाती थी। 2025 में बाबा साहब को याद करने वालों, अब मैं आपके ऊपर एक सवाल उठा रहा हूं। आपको पता भी है कि नहीं कि 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फूले पर एक फिल्म बनी थी जो रिलीज की जानी थी, पता है? उसका ट्रेलर आ गया था, पता है कि नहीं? जोर से बोलिए। हम लोग कोई कथा और प्रवचन तो कह नहीं रहे हैं जहां आपको चुपचाप बस मगन होकर सुनना है। बाबा बनने का कितना आसान फार्मूला, जटा बढ़ाओ, किसी भी समुदाय के सामने बैठ जाओ, जैसे ही कोई बैठा हो कह दो कि मेहनत करते हो, मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता। आप कहेंगे जी बाबा। तुम्हारे घर में कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो, ठीक नहीं होता, अरे बाबा एकदम सही बात। ये देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई बीमार ना हो भाई?
और एम्स के लोगों, हम भी आकर के वो दृश्य देखें कि पूरी पूरी रात फर्श पर लेट करके लोग नंबर लगवाते हैं और नंबर नहीं मिलता, और बहुत इमरजेंसी के सिचुएशन में भी 6 महीने से साल भर के बाद का नंबर मिल रहा है और लोग मर के जाते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा, हम लोग तो पीड़ित हैं, आपके सामने तो रोज होता होगा। इस देश को किस चीज की जरूरत थी, और यहां पर टीवी पर बैठकर पाखंड फैला रहे भाई। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर के सपने के भारत में पाखंड नहीं था, महात्मा फूले के सपनों के भारत में पाखंड नहीं था। आस्था थी, धर्म था, वो अपने घर में सब आस्थावान जो हैं वो अपना मानते थे। और इसलिए मैं ये सवाल पूछने आया हूं कि आस्था और धर्म के नाम पर पत्थर मारा गया। फिल्म में वो ट्रेलर में वो सीन दिखाई गई और ट्रेलर में सेंसर बोर्ड ने उस सीन को हटा दिया। पता है कि नहीं आपको? अब वो फिल्म रिलीज नहीं हुई है, अब वो 25 अप्रैल को रिलीज होगी। 10 बार कट लगाया गया, क्योंकि जिसने पत्थर मारा था उस समुदाय के लोग वहां पर आंदोलन कर दिए महाराष्ट्र में कि हमारा अपमान किया जा रहा है, हमारी भावना आहत हो गई। क्योंकि जो समुदाय पत्थर मारा था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उसका, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे लड़ाई किससे थी। और आज भी वो कह रहा है कि हमारा इतिहास मत दिखाओ। तो अगली बार अगर आप बाबा साहब की विरासत को नहीं बचा पाए, और पढ़े लिखे लोगों, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। ये जो हमारे ही समय दलित, पिछड़े, आदिवासी ठीक बाहर सड़क पर रिक्शा चला रहा होगा ना, ठेला लगाया होगा ना, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा, किसी खेत में काम कर रहा होगा ना, उसे नहीं पता कि अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पढ़ा हमने, आरक्षण का फायदा लिया हमने, डॉक्टर अंबेडकर की कुर्बानियों का फायदा लिया हमने, तो बचाएगा कौन इस देश को? पढ़े लिखे लोग नौकरी बचा रहे हैं, देश कौन बचाएगा? वो गरीब आदमी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, नौकरी भी बचानी है, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो बाद में समय बदलेगा तो एम्स का डायरेक्टर कोई अपना भी तो होना चाहिए, इसके लिए भी तो पढ़ाई होनी चाहिए। तो जितने लोग डॉक्टर हैं वो डॉक्टर बने रहें, और हम भी चाहते हैं कि एक ऐसा देश बने जिसमें कोई चीफ जस्टिस एक बार कोई हमारा आदमी भी हो। 90% आबादी के बीच का कोई देश का सबसे बड़ा मीडिया संस्थान चला रहा हो तो हमारा आदमी भी हो। और मेरिट की बात तो मत करना, एम्स के लोगों, आपसे बेहतर कौन जानता है। मेरिट का विरोध, मंडल आंदोलन का विरोध यहां हुआ। ये डॉक्टर अगर ऐसे आ जाएगा आरक्षण से तो ये पेट में कैंची छोड़ देगा। बताइए सही कर रहा हूं कि गलत? ये अपमान किया गया था इस देश के दलित, पिछड़े, ओबीसी, सबका अपमान किया गया। और मंडल आंदोलन के समय जब यह आंदोलन हो रहा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि ओबीसी को भी उसका हक मिले। इस देश के ओबीसी को भी धीरे धीरे ये बात समझनी है कि हमें एक एकता बनानी है। आज तो टुकड़ों में डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जा रहा है, वो लोग भी याद कर रहे हैं जिन्होंने 1949 में दिसंबर के महीने में इसी दिल्ली में बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी, केवल इसलिए कि वो हिंदू कोड बिल लागू करना चाह रहे थे। इस बात को क्या अब हम बोलना बंद कर देंगे कि शव यात्रा आप निकाल रहे थे? डॉक्टर अंबेडकर जब जिंदा थे, और आज आप कह रहे हैं कि हमने 5 तीर्थों का कल्याण कर दिया। एहसान किया आपने, 5 तीर्थों का कल्याण हुआ, लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण दिया उसको खत्म कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता। आपके संविधान के अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), इन सब ने जो रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया तो गवर्नमेंट सेक्टर में दिया है। और सारा गवर्नमेंट सेक्टर बारी बारी कहां जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी लग रही है, आउटसोर्स किया जा रहा है। बताइए इसी एम्स के 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में क्या परमानेंट नौकरी आ रही है? तो जहां परमानेंट नौकरी नहीं है वो सब कॉन्ट्रैक्ट पर लोग हैं, और कहीं रिजर्वेशन लागू है क्या? तो बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। डॉक्टर लोबियाल ने जो बात कही है मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। बाबा साहब ने कहा 1956 में कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक ले आया हूं, इसे आगे ले जाना, और अगर आगे न ले जा पाओ तो इसे यहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। और मैं पूरी तरह सहमत हूं सर आपसे कि मीलों पीछे बाबा साहब का कारवां हमारे आंखों के सामने पहुंचा दिया गया है। केवल हमें बस एहसास नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी बदन पर लिबास पर अच्छे कपड़े हैं, हमें नहीं पता, लेकिन रिजर्वेशन टोटली इनवैलिड कर दिया गया। और वो भी तब जब 10% उधर से भी एक रिजर्वेशन आ गया, बिना आंदोलन के, बिना मांगे। अपने लोगों का कल्याण कैसे किया जाता है पता करिए उनसे। यहां मंडल आंदोलन हुआ था, ओबीसी के लोग आंदोलन कर रहे थे, और ओबीसी और SC ST की एकता क्या है सर? मतलब क्या गजब का देश है। मानवर कांशीराम दलित समाज से आते थे और नारा लगाते थे 85% का, और नारा लगा के मान्यवर कांशीराम और रामविलास पासवान दोनों दलित समुदाय के थे, और जंतर मंतर पर रैली करके दोनों कहते थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। यह है हमारी बहुजनों की एकता।
हम एक थे और हम मिलकर के लड़े हैं। एक तरफ समाजवादी आंदोलन जब नारा लगा रहा था इसी देश में, मुझे उम्मीद है कि मैं 5-7 मिनट और लूंगा, बस बात खत्म करूंगा। एक समय जब नारा लगा सब, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, ये बराबरी का नारा था। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस 100 में 60 की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। आज तो ओबीसी को पता ही नहीं। ओबीसी समाज के लोगों को लगता है कि धर्म खतरे में नहीं भाई, आपका अपना हिस्सा और हक खतरे में है, क्योंकि जाति जनगणना हो ही नहीं रही है। और जाति जनगणना नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा एम्स में कितने लोग हमारे पहुंच पाए, और अगर नहीं पहुंच पाए तो पहुंचेंगे कैसे? कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे, कैसे जेएनयू में पहुंचेंगे? जाने कितने आंदोलनों में लोबियाल साहब हम लोग की अगुवाई करते थे, प्रोफेसर हैं जेएनयू के, और जरा आज जेएनयू में क्या हाल है पता लगा लीजिएगा। इसलिए बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या किया, इसका गुणगान घंटों कर सकता हूं, इतनी किताब तो मैंने पढ़ी है, और किताब पढ़ के बोलूंगा, विद कोटेशन बोलूंगा। मैं कभी ये बात आपके भाषण में कभी नहीं कहूंगा कि जब तथागत बुद्ध शाम को थक जाते थे तो संत कबीर के पास बैठ करके बतियाते थे, और जब दोनों बातचीत करके कोई निष्कर्ष निकालते थे तो वो ज्योतिबा फूले को बुलाते थे और उनको मैसेज करके कहते थे ये अंबेडकर को बता देना। ये हम नहीं आपको इतिहास पढ़ाने आए, और देश में इतिहास पढ़ाया जा रहा है, डंके की चोट पर पढ़ाया जा रहा है, और कोई माफी भी नहीं मांगता है। इसलिए मैं आपसे कड़वी बात कहने आया हूं, और किसी और के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, अपने लिए हमारी जिम्मेदारी थी ना साथ। इसलिए मैं इस किताब को कह रहा हूं कि युग पुरुष में महात्मा फूले कैसा देश बनाना चाह रहे थे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1920 में मूक नायक पहला अखबार, 1930 में बहिष्कृत भारत, 1936 के आसपास तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने डॉक्टर अंबेडकर खड़े होकर के कहते हैं कि देश तब तरक्की करेगा जब सरकार की जिम्मेदारी हो कि शिक्षा सबको मुफ्त में मिले, सबको फेलोशिप मिले। इस देश के गरीब कमजोर 90% ओबीसी एससी एसटी की जेब में पैसा नहीं है, और अगर उनकी जेब में पैसा नहीं है तो वो अच्छी शिक्षा नहीं पाएंगे। और पूछिए लोबियाल साहब बैठे हैं, मैं 14 साल इसी की सजा पाया हूं नौकरी से, इसलिए नहीं नौकरी से निकाला गया कि मेरिट कम थी, मेरिट उस डॉक्टर में भी थी जिसका अपमान इसी इंस्टीट्यूशन में किया गया होगा कि ये डॉक्टर आरक्षण से आया है तो पेट में कैंची छोड़ देगा, और ये 10% आरक्षण से आए हैं इनके लिए कोई चुटकुला बना हो तो बता दीजिए। और मेडिकल फील्ड के लोगों, हमसे बेहतर आप जानते हो, ये जो डोनेशन दे करके आते थे उनके ऊपर कभी कोई चुटकुला बना क्या कि उस डॉक्टर से कौन इलाज कराएगा? इस देश में अपमान किया गया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें अभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सीखना है। हम भीतर से डेमोक्रेटिक नहीं है, हम घोर जातिवादी लोग हैं, और जब अपनी जाति के लोग आते हैं तो हम उनसे अच्छा वो करते हैं और अपने से नीचे वाले को दबाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो बराबरी की बात करते थे। अगर आप पढ़ लिख करके क्या बात करूं, गैलीलियो ने, मैं थोड़ा सा इतिहास बता ही दूं, कॉपरनिकस के सिद्धांत को गैलीलियो ने आगे बढ़ाया कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, इसलिए हेलियोसेंट्रिज्म, और जब वो थ्योरी दी गई तो तलब कर लिया उसे कि तुम धर्म के विरोध में काम कर रहे हो। उन्हें गिलोटिन करने की सजा वहां मिली। उन्होंने कहा नहीं मैं गलत कह रहा था। बाद में किसी ने पूछा तो गैलीलियो ने कहा मेरा रिसर्च अभी पूरा कहां हुआ है, और उसके बाद उनको घर में कैद कर दिया गया। साल था 1663। दुनिया में इस तरह से विज्ञान आगे बढ़ा। जियोडार्नो ब्रूनो, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड अनंत है, गैलेक्सीज अनंत हैं। धर्म की किताब में लिखा था कि दुनिया तो केवल यही है। ब्रूनो को साल 1600 में जिंदा जला दिया गया। क्या विज्ञान और तकनीक रुक गई क्या? साइंटिफिक टेम्परामेंट बंद हो गया क्या? रिसर्च बंद हो गए थे क्या? लेकिन रिसर्च और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के खिलाफ कौन लोग दुनिया में खड़े थे? केवल भारत में ही नहीं पत्थर मारा जा रहा था। चार्ल्स डार्विन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और उनकी किताब में लिखा था कि भगवान ने खुद बनाया है इनको, और ये कह रहे हैं बंदर से बना है। इस पूरी बात को लेकर के उनको ईश्वर विरोधी घोषित कर दिया गया, और लगातार चार्ल्स डार्विन का विरोध हुआ। और भारत में एक फिल्म बनी है, अभी आप YouTube पर सर्च करिएगा, अब तो सब भगवान भरोसे। उसमें मास्टर जाता है जब अपने क्लास में बच्चों को टेस्ट लेने की, जरा देखें एजुकेशन कैसे चल रही है, तो सारे बच्चों को खड़ा करता है। हेड मास्टर पूछ रहा है बताओ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। एक बच्चा जो पढ़ा लिखा था, साइंटिफिक टेम्परामेंट जानता था, वो बच्चा कहता है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। जब तीनों एक दिशा में आ जाते हैं तब तक बीच में एक लड़का बोला सर ये गलत बोल रहा है, जब पृथ्वी किसी के फन पर टिकी हुई है तो घूमेगी कैसे?
और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उसका कोट कर रहा हूं, फिर से रेफरेंस दे रहा हूं। अब तो सब भगवान भरोसे। ये अभी भी यूट्यूब पर ये फिल्म बनी है और फूले की फिल्म की तरह कैंची नहीं चली थी उस फिल्म पर, और वो अभी भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस चीज से लड़ना था ना, एक बराबर का भारत बनाना था ना। और वो बच्चा जब घर लौटता है अपनी मां से कहता है मास्टरवा सब पगला गया है, देखो मैं चप्पल हवा में कर रहा हूं, चप्पल गिर जा रहा है तो धरती कैसे हवा में टिकी है। हमारे यहाँ जो कथा सुनाने आते हैं वो तो नहीं बोलते कि वो तो उसकी वहां टकी हुई है, जब राहु केतु को खा जाता है तब चंद्रग्रहण लगता है। मास्टर कहता है हे राहु चुप हो जाने तो मेरी नौकरी खा जाएगा तू। आप कंट्राडिक्शन को डील नहीं कर पाए। आप किसी को सुपरनेचुरल पावर मानते थे ना, संत कबीर भी मानते थे। कोई ब्रह्म है, कोई पार ब्रह्म है, कोई निर्गुण निराकार है, वो आपके भीतर है। वो एक धर्म को, अगर आप मंदिर जा रहे हो मंदिर में जाओ, दूसरे की मस्जिद में जाकर के वहां से कुछ नीचे से खोजने की क्या जरूरत है। ये डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं है। और बताएं वो लोग जो 5 तीर्थ बना करके डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, वो लोग हिंदू राष्ट्र पर बाबा साहब अंबेडकर का क्या कोटेशन था जरा पढ़ के बताएं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में 1940 में डॉक्टर अंबेडकर लिख करके चले गए कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। अगर ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है, ये समानता और स्वतंत्रता विरोधी है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। बताइए डॉक्टर अंबेडकर ये वाले भी आपके हैं कि नहीं? अभी तो 22 प्रतिज्ञा पढ़ भी नहीं रहा हूं, उसकी पहली प्रतिज्ञा क्या है? तो मूर्ति पर माला पहनाने से डॉक्टर अंबेडकर आपके नहीं होंगे, वो अपने विचारों से होंगे, क्योंकि वो लिख करके गए कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। कुछ लोग डॉक्टर को पूजनीय अंबेडकर बनाना चाहते हैं, हम बाबा साहब को पठनीय अंबेडकर बनाना चाहते हैं ताकि उनकी किताबें गांव-गांव तक लोगों को जाए। और इसलिए मैं बात ये कह करके आपके सामने ये चर्चा रखना चाह रहा हूं कि एजुकेशन कोलैप्स कर गई। बाबा साहब ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कहा कि एजुकेशन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और बाबा साहब ये कहते हैं कि फेलोशिप दीजिए। आज नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी बंद है। नेशनल फेलोशिप मौलाना आजाद कॉलेज, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट के लिए जो मिलती थी माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए, बंद कर दी गई। एजुकेशन का बजट 2014 में 5.6% था, 2025 में एजुकेशन बजट टोटल जीडीपी का 2.6% है, आधा कर दिया गया 10 साल में। ये बाबा साहब के सपनों का भारत बन रहा है। हेल्थ बजट आपके सामने, हेल्थ बजट 2.5% के ऊपर था। 2025 का बजट देखिए, एम्स के लोगों 1.94% हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं आप। और समाजवादियों ने एक समय नारा लगाया था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आज पढ़ाई भी बेच दिया, दवाई भी बेच दिया। आप दवा के नाम पर क्या क्या, जिसकी जेब में पैसा है वो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करा के, आधा शरीर ट्रांसप्लांट करा ले, विदेश में जाके अच्छा ऑपरेशन करा के चला है। और ये मर रहा है ना 90% SC ST OBC गांव में, वो कोरोना की दवाई नहीं पी पाया और उसके बाद क्या हो रहा है वो तो मैं बोलूंगा नहीं। इसलिए मैं कहने आया हूं कि अंबेडकर को याद करना वर्तमान चुनौती से डील करना है। इस मंच पर खड़ा होकर के मैं फिर से कह रहा हूं, घंटों हम अंबेडकर ने क्या किया वो गिना सकते थे, लेकिन 25 साल बाद बच्चे आने वाले हमसे पूछेंगे कि अंबेडकर को जो करना था वो तो करके गए, तुमने क्या किया जब अंबेडकर के सपनों को कुचला जा रहा था? तब नौकरी बचा रहे थे हम, तब तो हम जोर से जय भीम बोल रहे थे ताकि सब कुछ अच्छा रहे, उधर भी पुतो मीट तो भुतरो मीट। इस तरह से चीजें नहीं चलती। विचारधारा की लड़ाई को साफ तौर पर लड़ना होगा, और विचारधारा की लड़ाई में कोरोना को गोबर खाने से ठीक नहीं होता। मैं सोच रहा था, इसरो में जो देश अभी भी नारियल फोड़ता हो, और दुनिया में एक विज्ञान और तकनीक डेवलप हो रही है, बिना ड्राइवर के 4 व्हीलर चल रही है। देखा होगा आपने, अब ड्राइवर की जरूरत नहीं, 4 व्हीलर अपने आप चलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला। रॉकेट ऐसा एलन मस्क ने बनाया कि जहां से वो प्रक्षेपास्त्र छोड़ा जा रहा है, अपना मिशन पूरा करके वापस वहीं लौट आ रहा है। डीप सीक और AI डेवलप हो गया। एक इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करिए कि बाबा साहब ने क्या अंग्रेजों से माफी मांगी? नहीं, तो अंग्रेजों से माफी मांगने वाला कौन था? तुरंत वो गूगल बता देगा आपको। बाबा साहब जब चौड़ार आंदोलन में तालाब का पानी पीकर लौट रहे थे, उनके ऊपर हमला किसने किया? बाबा साहब की शव यात्रा किसने निकाली? बाबा साहब का अपमान किसने किया? ये सब गूगल बता देगा। तो जो दुनिया AI डेवलप कर रही है, डीप सीक डेवलप कर रही है, चैट GTP डेवलप कर रही है, और हमारे यहां 1 महीने पहले एक टेलीविजन चैनल पर बैठ करके एक आदमी मंत्र फूंक के नारियल को हवा में उड़ा रहा था, ऐसे ऐसे करके। एम्स के लोगों, आपने वो वीडियो देखी कि नहीं कि इस देश के सामने खतरा क्या है?
कि एक बाबा के सामने गया, कहा पत्थरी है, तो कहा वहां हाथ रख लो। फिर उसने मंत्र उंतर फूका और हवा में कैंची चलाई और उसके बाद कहा देखो, कहा पत्थरी गायब, बाबा की जय हो। एम्स के लोगों, आपको उस दिन बोलना था कि इस तरह से जो देश बनेगा उसके बाद एम्स को बंद कर दो, जरूरत क्या है एम्स की। लेकिन इस देश में कहां ले जा रहे हैं जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जो भीड़ वहां पर है वो गरीब है, कमजोर है, अनपढ़ है। पढ़ा लिखा आदमी पहले नौकरी पा रहा है, पढ़ा लिखा आदमी जो समझदार है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहा है, वो अशोका गलगोटिया एमटी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भेज रहा है। और अगर ज्यादा समझदार पिता है तो गृह मंत्री बनने के बाद अपने बेटा को बीसीसीआई का चेयरमैन बना रहा है, धर्म बचाने नहीं भेज रहा है। वो लोग ही धर्म बचाने आते। और बाबा साहब की लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं थी, और बाबा साहब किसी धर्म का देश नहीं बनाना चाहते थे, सब मिलकर मोहब्बत और प्यार से रहें, इसका देश बनाना चाह रहे थे। एजुकेशन बजट खत्म, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, क्लोजर मर्जर। इस समय इस देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पिछले 5 साल में, 1 लाख से ज्यादा। उत्तर प्रदेश जहां तो राम राज आया हुआ, 27,000 स्कूल बंद करने का फरमान आया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिला। देश का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है और आज तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। आरक्षण खत्म है। तो बाबा साहब इस देश के लिए लड़के चले गए, 4 बच्चे कुर्बान हुए, घर कभी संभाल नहीं पाए। और डॉक्टर अंबेडकर, एक बार एक विदेशी पत्रकार आधी रात को पहुंचा मिलने, वो पढ़ रहे थे अपनी किताब पर, कुछ लिख रहे थे। उसने कहा कि इतनी रात हो गई आप सोए नहीं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मेरा समाज सो रहा है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने ये बात कही। इसलिए मैं ये बात कहकर के जाना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी लड़ाई उस विचार को फैलाने की है कि बाबा साहब आपके धर्म की लड़ाई के खिलाफ कैसे थे। एक किताब को पढ़िएगा, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, ये बाबा साहब की लिखी हुई किताब। तो थोड़े से अंबेडकर हमारे हो जाएंगे मूर्ति पर माला पहनाने के लिए, ये बहुत दिन तक, ये तब तक चल जाएगा जब तक अंबेडकर के मानने वाले ये होने दे रहे हैं। ईमानदारी से बताऊं, अगर अंबेडकर आपके हैं तो एक टोटल अंबेडकर आपके होंगे। टुकड़ों में हमारे महानायक को नहीं बांटा जा सकता। ये इस देश को बनाने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जैसे महात्मा फूले ओबीसी समाज के थे, संत गाडगे धोबी समाज से आते थे। और संत गाडगे ने इस देश को समझाया कि अगर खाने के लिए थाली ना हो तो रोटी को हाथ पर रख करके खा लेना, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना। और आज एजुकेशन सबसे ज्यादा इस देश का महंगी हो गई। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर साहब बताएंगे, जब मैं 2009-10 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो जिस बीए की फीस 3,000-4,000 रुपए थी, आज की तारीख में सेल्फ फाइनेंस कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, वो 50,000 रुपए से ज्यादा उसकी फीस हो गई है। कितने लोगों की आमदनी 10 गुना बढ़ गई पिछले 10 साल में। और इसलिए ये सवाल आप पूछेंगे, आप एजुकेशन से पूरे देश को खत्म कर रहे हैं ताकि एक भीड़ बन जाए जिसमें कोई तलवार लेकर रोड पर दौड़े और 90% हमारे SC ST OBC के लोग हैं। नहीं साहब, डॉक्टर अंबेडकर होने का मतलब यह है कि हर हाथ में तलवार नहीं, हर हाथ में कलम होनी चाहिए, हर हाथ में किताब होनी चाहिए। उस डॉक्टर अंबेडकर को हम अपना नायक मानते हैं और इसलिए मैं ये किताब आपके बीच में लाया। आप भी नहीं पढ़े, और याद रखना, अगर आप भी मूर्तियों में बाबा साहब को खोजने के लिए फिराक में बैठे तो जो बाबा साहब के विचारों का भारत नहीं बनाना चाहते ना, वो सबसे बड़ी मूर्ति बाबा साहब की बना देंगे। लेकिन हमें तो अपने लोगों को समझाना है, जैसे हमें ओबीसी को समझाना है, ओबीसी को एकजुट करना है, दलित को एकजुट करना है और किसी के खिलाफ नहीं करना है। हमने बदला नहीं लेना है, हमें किसी जाति के खिलाफ बदला नहीं लेना है कि तुम लोगों ने ये किया, तुम लोगों ने वो किया। नहीं, हमें केवल ये कहना है कि जितना सम्मान तुम्हारा है उतना सम्मान मेरा भी है। इसी की बराबरी की लड़ाई का हमारा मिशन है। लेकिन उनको समझाएं कैसे? मिर्जा गालिब ने लिखा है सर कि यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान। और मैं कैसे समझाऊं इस देश के लोगों को कि मनुष्य बनो, इंसान बनो। इसलिए आज एम्स के लोगों उस वैज्ञानिक चेतना पर खतरा है जो ऐसे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाकर इस देश की बुनियाद में खड़े किए गए थे। अगर इस देश में एम्स न होता, मेरे गांव में आज भी कोई लाइलाज बीमारी का शिकार होता है तो उसकी आखिरी उम्मीद एम्स होती है। और एम्स में कितने लोगों को दवाई और ये सब मिल पा रहा है वो आप भी जानते हैं। हम चाहते थे कि इस देश में हर जिले में एम्स बने, हर जगह DU और JNU पहुंचे। तो जो एम्स था उसमें क्या हो रहा है ये आप जानते होंगे, और DU JNU में क्या हो रहा है इसकी पूरी लड़ाई लड़ी, इसलिए नौकरी से बाहर है। लेकिन देखिए, मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिख दी कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था।
उनको लगा कि नौकरी छीन लेंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा, बोलेगा नहीं। हमने कहा कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आरक्षण का फायदा हमने लिया है साहब, इस देश के समाजवादी आंदोलन का फायदा हमने लिया, बाबा साहब के संविधान का फायदा हमने लिया, और इसी देश में कहा गया अब की बार इतना पार ताकि देश के संविधान को बदल दिया जाए। इसलिए अब इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना। लोकेश जी, आपने हमें बुलाया और पूरे एम्स के SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन कर्मचारी संगठन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जाते जाते गुजारिश कर रहा हूँ, एक तर्कशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर समानता वाला भारत बनाना डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत होगा। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में धर्म के नाम पर दंगा नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में हर हाथ में कलम होगी। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में जाति जनगणना होगी। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होगा। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, तब जाकर के बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। ये नहीं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है 1% पॉपुलेशन के पास 40% संपत्ति का कब्जा है और बाकी 82 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो अनाज दे रहे हो। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है। इसलिए नहीं कि हमको अनपढ़ और गरीब बनाया गया ताकि हम सोचना बंद कर दें। हम अंबेडकर को मानने वाले, हम लोहिया को मानने वाले, हम फूले को मानने वाले, हम संविधान को मानने वाले आखिरी दम तक इस देश को पाखंडियों और गोबर वाला देश बनने की बजाय इस देश को तर्क और वैज्ञानिकता वाला देश बनाने के लिए लड़ेंगे। इसलिए क्योंकि जब जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से उस जंगल की आग को बुझा रही थी। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि एक अकेले लक्ष्मण यादव से, एक अकेले ऐसे लोगों से इतनी बड़ी आग रुक जाएगी क्या, बुझ जाएगी क्या। कुछ लोगों को आज भी लगता होगा उनके पास सरकार है, उनके पास ताकत है, उनके पास ऐसी मशीन है, वोट कहीं दो जाता कहीं है, फिर भी जीतते वही हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हम लड़ेंगे कैसे। हमारे लोग डर जाते हैं, एक कोई कार्यक्रम करा दे अगले दिन नोटिस आ जाएगी, आपके कार्यक्रम में 2 बार नोटिस आ जाएगी, तीसरी बार आप कार्यक्रम नहीं कराओगे। ये खतरा आपके ऊपर है, मैं भी जानता हूं, हम तो नौकरी से निकाले जा चुके हैं। लेकिन सोचो साहब, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। वो चिड़िया का जवाब आपके लिए मेरा पैगाम है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।